में तनाव और बढ़ गया है और पूरी दुनिया की नजर अब अगले 48 घंटों पर टिकी हुई है। खबरों में बने रहने के लिए आज ही हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। आप हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइव अपडेट के लिए आप JK24/7news.tv पर क्लिक करें। टीवी से लेकर मोबाइल तक अब हर जगह देखिए अपना मन पसंदीदा JK24/7 न्यूज इन तमाम प्लेटफॉर्म पर। शर्मा को परिवार का साथ मिले, परिणीति ने सुनाया मां बनने का अनुभव, बोली कभी नहीं लगा कि अकेली है। जन्मदिन से पहले रश्मिका मंदाना ने कैप्टन राजवी के साथ काटा केक, सिंदूर लगाए, एयरपोर्ट पर बिंदास लुक में दिखी आपको। रिलीज हुआ जकैत का ट्रेलर, एक्शन अवतार में दिखी मृणाल ठाकुर, अलग अंदाज में दिखे अनुराग कश्यप। रिलीज हुआ टोस्टर का ट्रेलर, कंजूसी की हद पार करते नजर आए राजकुमार राव। लास्ट मंथ के फोन बिल में 6 रुपए एक्स्ट्रा दिया मेरी वाइफ ने। नेक्स्ट मंथ अकाउंट से क्रेडिट हो जाएगा। अब मुझे कैश में रिफंड करा। मैं आता हूँ एयरपोर्ट है। नीता अंबानी कल्चरल सेंटर की 30वीं वर्षगांठ पर पहुंचे सितारे, सलमान खान से लेकर सिद्धार्थ क्यारा ने की शिरकत। पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन के करियर की तुलना पर अभिषेक बच्चन की 2 टूक, बोले अपनी जीत खुद कमानी पड़ती है। रामायण में भगवान श्री परशुराम जी के रोल में भी दिखेंगे रणबीर, एक्टर ने खुद किया कंफर्म, बोले ये किरदार निभाना भी मेरे लिए खास अनुभव रहा। $1500 करोड़ कमाने वाली चौथी फिल्म बनी धुरंधर 2, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1501 करोड़ हुआ, भारत में नेट कमाई भी 1000 करोड़ के करीब। रामायण फिल्म के रन टाइम को लेकर रणबीर कपूर ने किया बड़ा खुलासा, लॉर्ड ऑफ द रिंग सीरीज से की तुलना। शो बंद होने की खबरों के बीच नागिन 7 में आया बड़ा ट्विस्ट, सीरियल में एक ड्रैगन की एंट्री हुई, ये ड्रैगन इंसानी रूप में भी धारण कर लेगा। अपना साथ ही चल दिया है, दोनों तुम वो लव एट फर्स्ट साइट में बिलीव करती हो या नहीं। I swear to God, जब मैंने उस ऑप्शन में तुम्हें पहली बार देखा था, डैम आई वाज लाइक, क्योंकि मैं थिंकिंग को बहुत कुछ करने वाला हूँ। खबरों में बने रहने के लिए आज ही हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। आप हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइव अपडेट के लिए आप JK24/7news.tv पर क्लिक करें। टीवी से लेकर मोबाइल तक अब हर जगह देखिए अपना मन पसंदीदा JK24। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव में हूं आपके साथ आशा सरमाल, मेरे साथ मेरे सहयोगी रूपाली शर्मा। और अगले 40 मिनट तक कौन कौन सी खबरें आप हमारे साथ देखने वाले हैं वो जल्दी जल्दी से आपको एक एक करके दिखाते चले। सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ईरान के लिए एक रात काफी तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया है, क्योंकि अब महज आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उन्होंने कहा कि 4 घंटे में ही हम ईरान को तबाह कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं चाहते और जल्द से जल्द ईरान को मान लेना चाहते हैं। इसके बाद बात करेंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर, जहां पर ट्रंप की डेडलाइन आज तक हो चुकी है और साफ तौर पर चेतावनी जो है वो देते हुए ईरान को नजर आ रहे हैं, जहां पर अब बिजनेस से लेकर पावर प्लांट को निशाना जो है वो बनाया जाएगा। अगर
ऑफ हॉर्मुज तक कोई डिसीजन नहीं आता है, इस हवाले से भी आपको बताओ। चलिए तो आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको दिखाते चले, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी और ईरान अब मानव श्रृंखला बनाएगा। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कह दिया गया कि पावर प्लांट को भी निशाना बनाया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा, पुलों को निशाना बनाया जाएगा, जिसमें अब ईरान बच्चों को आगे आपूर्ति की तरफ से कर रहा है। तो कह रहा है कि मानव श्रृंखला बनाइए, जिसमें कलाकार और साथ ही साथ एथलीट, युवा और छात्र होते हैं। अब ये तो बात रही अमेरिका की। ईरान की अगर बात करें तो साफ तौर पर धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। ये ईरान का बड़ा बयान सामने आ चुका है, जहां पर लगातार ट्रंप जो है ईरान में तबाही की बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान भी अपना नॉन नेगोशिएबल वाला जो बिहेवियर है वो सामने रखता हुआ नजर आ रहा है। और ये कहा जा रहा है कि ईरान का साफ तौर पर कहना है जंग जब तक चलेगी हम चलेंगे। उसके बाद आपको ले चलेंगे 5 राज्यों की तरफ, जहां पर अलग अलग राज्यों में चुनाव है, लेकिन फिलहाल 3 राज्यों में चुनाव प्रचार आज थम जाएगा। असम, केरल, पुडुचेरी में 9 अप्रैल को चुनाव होना है, 4 मई को रिजल्ट आना है, लेकिन परिस्थितियां क्या कुछ रही वो आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे न्यूज रूम लाइव की बड़ी खबर के साथ ही इस वक्त की शुरुआत करते चले, जहां पर आप देखिए किस तरह की ईरान, इसराइल और अमेरिका ट्रंप की बड़ी अपडेट। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईरान को धमका दिया है, एक रात में ईरान को तबाह कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कभी भी ईरान पर हमला कर सकते हैं, हमारी जैसी सेना किसी के पास नहीं है, अपनी सेना को सराहा गया है। राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप बीती रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और तमाम बड़ी बात सामने रखते हैं। हमारे पास एक और यहाँ पर प्लान है और अमेरिका प्लान बी पर काम कर रहा है। हर ब्रिज ईरान में यहाँ मंगलवार रात 12 बजे तक तबाह करने की भी बात उन्होंने कह दी। उन्होंने कहा कि हर ब्रिज को यहाँ पर तबाह कर दिया जाएगा, पावर प्लांट को भी निशाना बनाया जाएगा। बिल्कुल इसी के साथ आपको बता दें कि ये भी कहा जा रहा है कि ये 4 घंटे के अंदर हो सकता है जो तबाही अमेरिका ईरान के अंदर करेगा, और अगर वो चाहे तो। और ये भी कह रहे हैं कि वो ये नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन पूरा देश एक रात में खत्म हो सकता है। और ट्रंप ने पूरी तरीके से अपने आप को सुप्रीम पावर और एक डोमिनेटिंग बिहेवियर जो है वो दिखाते हुए तमाम बड़ी बातें जो है वो कही है। और ये भी कहा है कि अगर ईरान अमेरिका की शर्तें मान ले तो हो सकता है कि युद्ध जल्द खत्म हो। और इन तमाम चीजों को लेकर फिलहाल कुछ समय जो है वो ईरान को दिया गया है, लेकिन इस बीच अब सिचुएशन क्या बनती है ये भी बड़ी बात है। और कल आप देखिए कि जिस तरीके से साफ तौर पर ईरान ने बातचीत को लेकर जिसमें मीडिएटर पाकिस्तान बनता हुआ नजर आया था, उसमें भी मना कर दिया। उसके बाद ट्रंप की कुछ बड़ी बातें जो है वो निकलकर सामने आ रही है इस तमाम चीजों में। एक रात में पूरा ईरान खत्म कर सकते हैं और वो रात कल भी हो सकती है, ये ट्रंप का साफ तौर पर कहना है कि अमेरिका में इतनी क्षमता है। तो फिलहाल तमाम बड़ी बातें रखी गई हैं, जिसमें 200 लोगों ने एक सैनिक को रेस्क्यू किया है। बताते चले कि पायलट को जब रेस्क्यू किया गया है तो 200 सैनिकों को भेजा गया था। ऑपरेशन यहाँ पर इस तरह का कभी नहीं हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। हमारी सेना ने अद्भुत साहस दिखाया है, हमने अपने पायलट को बचा लिया है। ये एक बड़ा ऑपरेशन अमेरिका की तरफ से किया गया है और ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, क्योंकि अमेरिका के इतिहास में ऐसा ऑपरेशन अभी तक नहीं हुआ है। सबसे कठिन रेस्क्यू था, जैसे हमारी सेना है, किसी के पास ऐसी सेना नहीं है। नंबर 1 आर्मी यहाँ अमेरिका के पास है और इसमें कोई दोराय नहीं है। लेकिन फिलहाल हमारा सैनिक घायल हुआ, 155 सैन्य विमानों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। ये तमाम बड़ी बातें डोनाल्ड ट्रंप की। हमारे पायलट को ईरानी नहीं पकड़ सके, ईरान से पायलट को हम सुरक्षित वापस लाए हैं और अब हमारा प्लान भी यहाँ पर तैयार है। तो हम दुश्मन के इलाके में अंदर तक घुसे, ईरान से दोनों पायलट को भी सुरक्षित निकाला गया। लेकिन फिलहाल अब यहाँ पर हमारे बी प्लान ने ईरान को उलझा दिया है और किसी ने हमारे प्लान को लीक किया है। प्लान लीक करने वाले की तलाश जारी है और एक अमेरिकी F-15 विमान को लेकर भी जानकारी दी है कि वो फिलहाल अमेरिका की तरफ से जो है वो ऑफिशियल कंफर्मेशन दिया गया कि किया गया था ईरान की तरफ से। और इस बीच दूसरे की अगर बात करें तो उसके पायलट निकाले गए और हमने खुद अपने विमानों को नष्ट किया है, ये भी वो कह रहे हैं। क्योंकि पहले भी जब ईरान की तरफ से वीडियो वायरल हुई थी तो ये ऐसा कहा गया था कि अमेरिका ने खुद उसे नष्ट किया है और हम नहीं चाहते हमारे विमान किसी के हाथ लगे। तो ये ओवरऑल एक सिचुएशन है, नरेटिव है जो सेट किया जा रहा है। हालांकि हम इन तमाम चीजों को सुनकर और देखकर अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कुछ को बड़ा बताने के लिए ये तमाम बड़े बयान जो है वो दोनों देशों की तरफ से, चाहे अमेरिका हो या फिर ईरान हो, वो करता हुआ नजर आ रहा है। Today to celebrate the success of one of the largest, most complex, most harrowing combat searches. I guess you would call it a search and rescue mission ever attempted by the military. Generally, when planes are knocked down in war, especially when you're fighting a strong group, an evil group,
you can't really do this because you send in 200 men to pick up one, and it's something that's usually not attempted as much as you want to attempt. And bad things happen to that one or two. And in this case, we did two, and it might not have been attempted before, but we did. And we had great talent. We got a little luck too, I would say. And we were helped by a lot of people, a lot of great people. And it was an honor to be involved with it. It's very historic. This is a rescue that's very historic. It'll go down in the books. Late Thursday night, an American F-15 fighter jet went down deep inside enemy territory in Iran while participating in Operation Epic Fury, where we're doing unbelievably well. On Iranian soil, I immediately was asked to make a hard decision to make. Rescues, because it was two, and as you probably know, we didn't talk about the first one for an hour. Then somebody leaked something, which we'll hopefully find that leaker. We're looking very hard to find that leaker. And talked about there's somebody missing. They basically said that we have one and there's somebody missing. Well, they didn't know there was somebody missing until this leaker gave the information. So whoever it was, we did that. All of a sudden, the entire country of Iran knew that there was a pilot that was somewhere on their land that was fighting for his life because a leaker put out a major notice, you all saw it, offering a very big award for anybody that captures the pilot. So in addition to a hostile, very talented, very good, very evil military, you add that to it. But we have to find that leaker because that's a sick person. Probably didn't realize the person that did the story will be hundreds of people that went in looking for him, because everyone now knows that we've had numerous intercepts. Please keep bombing. Bombs that are dropping near their homes. Please keep bombing. Do it. And these are people that are living where the bombs are exploding. And when we leave and we're not hitting those areas, they're saying, please come back, come back, come back. These are the people. I don't know what they do. All I can tell you is they want freedom. They have lived in a world that you know nothing about. It's a violent, horrible world where if you protest, you are shot. Extinguished. Large portions of the Middle East would have been extinguished, whether it's Saudi Arabia, Qatar, UAE, or others. And you think Iran could not have a nuclear weapon. Had we not broken the Barack Hussein Obama agreement, you know what I'm talking about, the Iran nuclear deal. This is years ago, my first term. You would have had a total, Israel would have been gone, extinguished. Israel would have been wiped off the face of the earth, and the entire Middle East would have been, at a minimum, in big trouble. But I did it. That was phase one. We killed Solomon. फिलहाल विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ इकबाल ममदानी जुड़ गए हैं। इकबाल जी, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। इकबाल जी, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कुछ ही घंटों में हम ईरान को तबाह कर सकते हैं, एक ही रात का समय चाहिए, बस ईरान तबाह। ये बिल्कुल धन्यवाद। देखिए, अच्छा मामला ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब बहुत आए हुए हैं। उन लोग लगातार इन चीजों की बात करते आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी मान भी लिया है कि जो ऑपरेशन के अंदर 155 जहाज भेजे गए, जाहिर सी बात है पायलट बचाने तो इतने जहाज नहीं भेजे जाते। अगर अमेरिका जैसे सुपर पावर को एक पायलट को बचाने के लिए 155 जहाज रिफ्यूलिंग के साथ में उनके सारे कमांडर उतारने पड़ रहे हैं, यानी कि मतलब से तो अब वो सुपर पावर का टैग हो चुका है। बेसिकली मुद्दा यह है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि किसी तरीके से ये ऑपरेशन कामयाब हो और इसका यूरेनियम जो ईरान के पास है वो उसे लेके आ सके, ताकि दुनिया के अंदर वो आकर के स्टेटमेंट देखें ये जंग खत्म हो चुकी है, वो यूरेनियम उनको मिल चुका है। लेकिन अमेरिका के विपरीत तो जो दावा है वो ईरान का है। ईरान ने ये कहा है टोटल हेलीकॉप्टर और प्लेन जो है वो 11 उसने मार गिरा है। इस मामले के अंदर अमेरिका खामोश है। F-15 को लेकर के तो इन्होंने मान लिया है कि वो नुकसान हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात आप देखिए इसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप अब मान रहे हैं कि कोई तो है जो सारी खबरें दे रहा है।
लेकिन अगर मैं 5 या 6 दिन पहले की वॉशिंगटन पोस्ट की खबर आप देखेंगे तो उसके अंदर इस ऑपरेशन के बारे में किस तरह होगा, क्या होगा, सारी जानकारी अभी थी, लेकिन दुनिया ने इसे बर्दाश्त नहीं किया। लेकिन मुझे लगता है ईरान बहुत गंभीरता से ले रहा था और इस पूरे मामले के अंदर अगर आप देखेंगे तो लाइव लोकेशन आपको पता करना होता है, वो आप 10 सैनिकों के साथ करें, 100 के साथ करें, 200 के साथ करें, मायने नहीं रखता है। आपने अपना पायलट निकालना था, आपने रेस्क्यू किया, आपने अपने ट्रूप को उतारा और आप अपने पायलट को लेकर वापस आ गए सुरक्षित। उसके बाद आप ही ने अपने विमान को क्रैश कर दिया, आप ही ने उसे खत्म कर दिया कि ईरान के हाथ नहीं लगना चाहिए। लेकिन ईरान ने कहा कि वो हमने खत्म किया है। ठीक है, जंग में सब कुछ चलता है, लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये है कि जिस तरह से लीकेज की बात हो रही है, वो ईरान के अंदर कोई शख्स ऐसा मौजूद है या फिर अमेरिका के अंदर शख्स ऐसा मौजूद है जो दोनों कंट्रियों को इधर की उधर की पूरी जानकारी साझा कर रहा है, जिसकी वजह से ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का जो एक बड़ा दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, क्या वो शाम तक कोई उस पर प्रतिक्रिया ईरान की तरफ से आएगी? क्योंकि ईरान तो स्टैंड बाय पे है, वो कह रहे हैं कि जंग की वजह से जो हालात इस वक्त बने हुए वो बिल्कुल भी परिस्थितियां बदलने वाली नहीं, हम डरने वाले नहीं हैं। देखिए, ईरान किसी भी तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के नहीं मानेगा। मैं आपको बहुत सिंपल सी एक चीज आपको समझा दूं, उसके साथ जो पॉइंट अमेरिका की तरफ से दिए गए थे, यानी कि जो मध्यस्थता पाकिस्तान वगैरह कर रहे थे, उसको साफ तौर पर उन्होंने एक तरीके से डिनाई कर दिया, जिसमें इजिप्ट वगैरह सारे हैं। और अमेरिकन इंटेलिजेंस के अंदर और डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के अंदर भी लगातार जो है मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरीके से हेक्टिक ने आर्मी की इसके साथ कई ऐसे जनरल्स को निकाला है, उसके अंदर एक अलग विवाद अब सामने ये आने लगा है कि आर्मी ये मान रही है कि जमीन पे उतर करके इस तरह के ऑपरेशन करना उनके लिए संभव नहीं है, बहुत बड़ी मुसीबत उनके लिए बन सकती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप या उनके लोग जो है इस चीजों को मानने के लिए तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें कहा है कि ये ऑपरेशन करके उन्हें बहुत बड़ा फायदा होगा, उसको लेकर के वो उतरने को तैयार है। तो ये साफ दर्शा रहा है कि मामला इतना आसान नहीं होगा। हालांकि सब भले ही बात कर रहे हैं, लेकिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट और भी एक चीज बता रही है। देखिए, जो कल रात तो ईरान का एक बयान आया है कि अगर हमला हम पर होगा तो वाशिंगटन पर हमला होगा। तो नॉर्थ कोरिया की जो मिसाइल से, जो ICBM जिसको कहा जाता है, बैलिस्टिक मिसाइल, ये कहा जाता है 500 बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो इनके पास आ चुकी है। तो ये 500 मिसाइल जो है उन सारी चीजों को लेकर के आप मान के चलिए कि ये मिसाइल अगर जेन्युइनली उनके पास आ चुकी है तो ये बहुत बड़ा खतरा अमेरिका के लिए भी है। क्योंकि अगर ईरान का जो दावा है कि वो वाशिंगटन पर हमला कर सकता है, तो आप ये 100% मान के चलिए कि उनकी जो रेंज है वो 15,000 किलोमीटर है। तो 15,000 किलोमीटर ईरान से अमेरिका सिर्फ 11,000 किलोमीटर पड़ता है। अमेरिका तो और ये जो मिसाइल है, इसकी अगर क्षमता देखिए तो बहुत पावरफुल है, जो न्यूक्लियर वार हेड ले जा सकती है। अगर जेन्युइनली ये खबरें अमेरिका के पास या दुनिया की एजेंसी जो बता रही है अगर वो आ चुकी है, आवाज आ रही ये है, वॉर ऊपर चला जाए। अमेरिका तो कह रहा है कि हम तो आपका यूरेनियम ले जाएंगे, और जो ट्रूप्स उतारे गए हैं क्या वो वापस गए हैं? ये भी सवाल है, वो कहाँ है? अच्छा, आपने सवाल से दोहरा देखिए। मेरा सवाल है कि जो ट्रूप्स उतारे गए थे पायलट के सर्च के लिए, वो कहाँ है? वो क्या वापस गए या वहीं पर सर्च कर रहे पायलट हैं? के सर्च के लिए जो लोग उतारे गए थे वो बिल्कुल वापस गए हैं, लेकिन ईरान का दावा है उसके अंदर कि हमने उसके कई सैनिकों को मार गिराया है। हालांकि देखिए, वॉर के अंदर प्रोपेगेंडा और ये सारी चीजें हमेशा चलती रहती है। हर देश जो है अपने आप को विजेता बताता है। इकबाल ममदानी जी, अमेरिका दावा कर रहा है कि उन्होंने 200 सैनिकों को उतारा है, और जो विमान 2 भेजे गए थे वो दावा कर रहा है कि 120 लोग उसके अंदर होते हैं। तो 120 के हिसाब से तो 240 का आंकड़ा बन जाता है, और जो एक चॉपर गिराया गया था या भेजा गया था उसमें भी 10-15 लोग तो होंगे। तो 250 के करीब यहाँ पर जवानों को, ट्रूप को उतारा गया है। तो वाकई में वो वापस गए हैं, ये एक सवाल है, क्योंकि इस पर नजर किसी की नहीं जा रही है कि आपने अपने विमान को क्रैश कर दिया, वहां पर खत्म कर दिया, लेकिन क्या उनकी वापसी हो पाई है? या फिर वो सर्च में लगे हुए हैं और उन्हीं के साथ वहां पर आपके जो गाइड हैं वो बैठे हुए हैं और वो यूरेनियम को लेकर काम करेंगे। रोकना चाहूंगी मैं आपको यहाँ पर एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखाते चले, बड़ी अपडेट, जहां पर आगे की हॉर्मुज खोलने की डेडलाइन आज खत्म होने जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आज खोला जाना था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को धमकी दे दी है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि समझौता नहीं हुआ तो बड़ा हमला करेंगे, और अगर हमला होता है तो उसके घातक परिणाम हो सकते हैं। ना तक ब्रिक्स
पावर प्लांट तबाह करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। तो बिल्कुल इस बीच आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज़ में खोलने के लिए 8 तक समय दिया था, 8 का समय दिया था, लेकिन अभी तक ये देखने को मिल रहा है कि ऐसा कोई भी फैसला जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर नहीं ईरान की तरफ से लिया गया, जिसमें अब बौखलाए हुए या फिर ये कह सकते हैं कि ईरान की तबाही के लिए साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब ईरान में तबाही जो है पावर प्लांट के चारों ओर की जाएगी और साथ ही साथ मानक चेन जो है वो बनाई जाएगी। और यहाँ आपको बता दें कि ईरान को लेकर अगर बात करें तो ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम प्रोटेक्शन के लिए तैयार हैं, आप हमला करिए, हम भी रुकने वाले नहीं हैं और इसका जवाब हमें पूरे तरीके से दिया जाएगा। तो चलिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार इकबाल ममदानी जी बने हुए। सर, यहाँ पर सवाल ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर लगातार जो अमेरिका कह रहा है कि ईरान उसे खोल दे, उसके बावजूद भी ईरान कहीं ना कहीं नेगोशिएट नहीं करना चाहता, अपनी पावर दिखाने के लिए सामने आना चाहता है। इस बीच अगर ये नहीं खोला जाता है तो ये अमेरिका के बयान से सिर्फ नैरेटिव सेट करना है, साइकोलॉजिकली वॉर बनाना है या फिर कोई और स्ट्रैटेजी है इसके तहत? और रूपाली देखिए, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर समझौता नहीं हो सकता है ईरान की जानिब। उसकी वजह है कि दुनिया भी यह समझ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर जो है लगातार ईरान जो है बढ़त बनाए हुए और अमेरिका हर नुस्खे पर नाकाम रहे, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हो, खार्ग आइलैंड हो या आर्मी उतारने की बात हो, हर जगह पर जो अमेरिका है उसको एक तरीके से मुंह खानी पड़ी है। दुनिया समझ रही है कि ईरान हावी है, ईरान सारी शर्तों पर नहीं मानेगा। दूसरा, आप देखिए चाइना और रशिया वो भी खुल करके अब धीरे धीरे करके सामने आने लगे हैं। उन्होंने कहा कि इस जंग को रुकनी चाहिए, उसकी मध्यस्थता करने वो तैयार है, लेकिन ईरान के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है। तो एक बात साफ है कि अब जिस तरीके से इस जंग को लेकर के मामला दोनों तरफ से बढ़ते जा रहे हैं, एक तरफ अमेरिका और इजराइल की बात की जाए और दूसरी तरफ दुनिया जो है आप देखिए अलग अलग हिस्सों में बढ़ती जा रही है। ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो कि अमेरिका के साथ यूरोपियन कंट्रीज थी या जो उनके दुश्मन थे उनको वहां जाने की इजाजत दे रहा है, यानी कि वो एक तरफ फूट करो राज करो की भी राजनीति को तैयार है। इसलिए यूरोप कंट्री के साथ में दूसरे लोग हैं इकबाल ममदानी जी, आने को तैयार। अगर ईरान जीत रहा है, वो डर नहीं रहा है, तो ह्यूमन चेन इकबाल ममदानी जी, ह्यूमन चेन बनाने की जरूरत क्या पड़ रही है? हमला हुआ है इन सारी चीजों को लेकर यूरोपियन कंट्रीज हो और उसके बाद जापान, ऑस्ट्रेलिया जितनी बड़ी कंट्रीज मेरी आवाज आ रही है? के साथ नहीं है, इकबाल ममदानी जी, अमेरिका को उठाना पड़ सकता है। मेरी आवाज आ रही है? इकबाल ममदानी जी, अगर ईरान के पास पर्याप्त मात्रा में हथियार हैं, सब कुछ है और ईरान जंग को जीत रहा है, बिल्कुल नीचे जाने की कोशिश में नहीं है, तो ह्यूमन चेन बनाने की जरूरत क्या है? बच्चों को आगे डालने की जरूरत क्या है? कलाकारों को आगे ले जाने की जरूरत क्या है? एथलीट्स को आगे ले जाने की जरूरत क्या है? अच्छा जी, मैंने ये नहीं कहा कि वो जीत रहे हैं, दुनिया समझ रही है कि वो जीत रही है। मैं जीत और हार का फैसला करने वाला नहीं, आपने कहा कि ईरान पीछे नहीं हट रहा है, ईरान बहुत बेबाकी से डटा हुआ है। अगर डटा हुआ है और वो महसूस कर रहा है कि हम जंग को फतह कर रहे हैं, तो आपको ह्यूमन चेन बनाने की जरूरत क्या पड़ रही है? आप आम लोगों को आगे क्यों कर रहे हैं? अगर वहां पर हमला होता है अमेरिका की तरफ से, ह्यूज नंबर ऑफ वहां पर कैजुअलिटीज होगी कि नहीं होगी? देखिए, ये हमला जो है वो सिविलियन से होगा और जंग के कायदे के हिसाब से किसी भी सिविलियन की जाने पर हमला नहीं कर सकते। लेकिन इजराइल और अमेरिका दुनिया के अंदर एक ऐसी ताकत है कि वो मानते हैं कि वो जो चाहे जहां चाहे कब्जा कर सकते हैं। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका कब्जे से बना है, इजराइल की बात करें तो इजराइल कब्जे से बना है। आपको नहीं लगता है कि अब ये जंग सिर्फ और सिर्फ इज्जत पर आकर बन गई है? चाहे वो अमेरिका है, इजराइल है, ईरान है। अमेरिका को पता है, डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है कि अब चुनाव है, अगर तो इस जंग का कुछ नहीं हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप का करियर तो खत्म, वैसे वो तो वैसे भी अब 3 साल के बाद आने नहीं वाले हैं। इजराइल की तरफ से अगर कोई जवाब दिया जाता है तो अमेरिका उस पर कार्रवाई करेगा। अब ईरान लंबा उसे खींच रहा है, यानी कि साधारण भाषा में ये कहा जा सकता है कि अब ये जंग इज्जत की जंग बन गई है कि पीछे कौन हटेगा और बातचीत कैसे होगी, कौन लाएगा टेबल पर। देखिए आशा जी, ये इज्जत की जंग अमेरिका के लिए बनी, लेकिन ईरान सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। आप मेरे घर के अंदर आकर के दादागिरी करोगे और आप ये कहेंगे कि आपकी इज्जत है, तो वो आपकी इज्जत हो सकती है, लेकिन मुझे तो जो है वो सर्वाइव करना है, मुझे अपना अस्तित्व बचाना है। तो ईरान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है।
आप मुझे बताइए कि ईरान ने किसी अपने पड़ोसी मुल्क पर हमला कभी किया है क्या? हमेशा से ही इजराइल से किया गया है। अमेरिका ने दुनिया के अंदर आकर के मिडल ईस्ट में दादागिरी की है। तो आप लेकिन सुबह 5:30 बजे तक का समय दिया गया है भारतीय समय अनुसार। उस 5:30 बजे के बाद की परिस्थितियां आप क्या देखते हैं या समझते हैं? देखिए, पॉसिबिलिटी है कि ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया जा सकता है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि ईरान उसका पलटवार करेगा, उसका खामियाजा मिडिल ईस्ट के दूसरी कंट्रीज से होगा, क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने ये कहा है मतलब गंभीर परिणाम आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इकबाल मेहमद ममदानी जी जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल लगातार आप देखिए किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है। एक और बड़ी खबर, सुरक्षा चिंताओं के बीच में सऊदी बहरीन को बंद कर दिया गया है। एहतियाती उपाय के तौर पर किंग फहद काजवे को बंद कर दिया गया। हौसले हैं